क्लाउड सर्वर, डाटा चाहिए इनको सबका, जूम वालों। कायांतरित शैली, कायांतरित शब्द यानी कि इंग्लिश में जैसे मेटामॉर्फिज्म शब्द है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। मेटा मतलब आफ्टर, मॉर्फ मतलब फार, आफ्टर फॉर्म ग्रीक भाषा का शब्द है। मतलब कि कोई एक प्रकार की चट्टान किसी दूसरे प्रकार की चट्टान में परिणत हो जाए, काफी लंबे समय तक ताप या दाब या दोनों के ही कारण, दीर्घ समयांतराल में रहने के कारण वो जो है पूरा उसका इंटरनल टेक्सचर, उसका आंतरिक ढांचा, तात्विक संगठन भी, मतलब कि एक एलिमेंट भी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाना चाहिए, यह भी आवश्यक है। कंपोजिशन भी बदल जाना चाहिए, यानी संगठन भी दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाना चाहिए। इस प्रकार की चट्टानें जो कि काफी लंबे समयांतराल तक ताप एवं दाब की अवस्था में रहने के कारण अपने पूर्व की चट्टान से, यानी पैतृक चट्टान से, जिसे कहते हैं प्रोटोलिथ, ठीक है, अपने पूर्व की चट्टान से पूर्णतया आंतरिक ढांचे, रंग, रूप, संगठन एवं संघटन में भिन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं कायांतरित शैलें। वो चट्टान जिसका मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी कि उसके पहले की जो चट्टान होगी, उसे कहते हैं प्रोटोलिथ। प्रोटो मतलब पहले, पूर्व। प्रोटोलिथ कहा जाता है, आफ्टर फॉर्म, ठीक है। मिनरल में पूरी तरह से चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा, तो क्या चाहिए होगा, यानी कितना तापमान चाहिए होगा, रेंज ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्या है, अगली बात। कायांतरण की सीमा क्या है, कितना तापमान मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए, जिसके लिए तापांतर, जिसके लिए कि ये हो जाए, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा तापमान हो गया है ना, या बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, तब भी गड़बड़ है। तापमान बहुत ज्यादा हो गया तो वो अग्नेय शैलों में रूपांतरित हो जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पिघल जाएगा, है ना। आज बड़े कम बच्चे आए, क्या बात है, 2 लोग तो छुट्टी मांग दिए, कोई है ही नहीं। शिवेंद्र लोग कहाँ गए? आज गजेंद्र जी हैं, सुबोध भी इस समय गांव चले गए हैं। बहुत कम स्टूडेंट हो गए हैं। तो अगर तापमान भी ज्यादा हो गया तो पिघल करके वो अग्नेय शैल हो जाएगा, यानी तापमान भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दबाव बहुत अधिक हो गया तब भी टूट जाएगा, तो इतना दबाव भी नहीं होना चाहिए कि वो ब्रेक हो जाए। तो कितना चाहिए, कितना तापमान एवं दबाव होना चाहिए, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, ठीक है। मतलब तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 300 मेगा पास्कल। शिवेंद्र आ गए? यस सर। बड़ी तगड़ी उम्र है, अभी तुमको याद किया था, तुरंत नाम लिया था, तुरंत तुम आ गए। अच्छा सर। 300 मेगा पास्कल, है ना, से कम होना चाहिए प्रेशर, है ना।
और टेम्परेचर एबव 200 डिग्री सेल्सियस प्लस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, सभी तत्वों का क्रांतिक ताप अलग अलग होता है। अब बात आती है कि क्रांतिक ताप क्या होता है, कोई बता सकता है? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म के लिए दो शर्तें यहां पर देख लिया, ये रेंज है। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और सभी तत्वों के जैसे कि क्रांतिक ताप अलग अलग होते हैं, अतः उसके क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए, यहां से लेकर के किसी तत्व के क्रांतिक ताप तक। मतलब क्योंकि सर इसका क्रांतिक हो गया ताप सबका क्रांतिक अलग होता है ताप। क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप वह ताप होता है जहाँ पे कोई चट्टान पिघलना शुरू करती है सर। हम्म जहां पर कि वो ठोस से द्रव में आ जाती है ना, वह तापमान जिसके ऊपर तापमान बढ़ाने से अब वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर देगी, यानी ठोस है तो पिघल जाएगी और द्रव है तो गैस बन जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जिन्हें हम कह सकते हैं, यानी गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक क्या होता है? वह ताप सबके लिए अलग अलग होता है भाई, जिसकी जितनी सीमा हो, है ना। लोहा देर में पिघलेगा, एल्युमिनियम पहले पिघल जाएगा 900 डिग्री फारेनहाइट पर, आयरन 1400 डिग्री फारेनहाइट पर, सबका अपना अपना अलग है। लेकिन इतना कम से कम मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, बिलो रेंज ऑफ बिलो या लोवेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर रिक्वायर्ड फॉर द मेटामॉर्फिज्म, द राइट आंसर इज अबव 200 डिग्री सेल्सियस। और अगर ज्यादा हो गया उससे क्रिटिकल, और उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वो पिघलने लगेगा, तो वो भी गड़बड़ है, वो भी आवश्यक, वो भी नहीं चाहिए। तो इस कारण से ये निर्धारित किया गया। अगला है दबाव, प्रेशर बिलो, ठीक है, बिलो 300 मेगा पास्कल, 300 मेगा पास्कल। इससे ज्यादा अगर हो गया तो वो चूर चूर हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, चूरा बन जाएगा, है ना। तो टूटे भी ना, ऐसा रखना है कि टूटे भी ना। तो ये है तापमान और इसकी रेंज। अगर हम मेगा पास्कल की तुलना करें तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 3000 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, के बराबर लगभग होना चाहिए। ठीक, तो ये यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? ठीक है। मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिज्म अगर बिकॉज रॉक अंडरगोज चेंज इनटू टेम्परेचर एंड प्रेशर and may be subjected to differential stress and hydrothermal floods। इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशियल स्ट्रेस, मतलब कि जो दबाव पड़ रहा है उसमें भी अलग अलग पार्ट पर अलग अलग दबाव पड़ रहा है, इस यह भी देखा जाता है। और कभी कभी ऊष्म जलीय कायांतरण भी होता है, पानी का दबाव होता है और नीचे से लावा भी उठ रहा होता है, तो गर्मी और पानी की प्रेशर, इनसे दूसरे तरीके का कायांतरण होता है। ठीक है, तो ये सब अभी हम देखेंगे, तरह तरह के कायांतरण होते हैं जो, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक यूनिफॉर्म स्ट्रेस होता है कि सब पॉइंट पर एक बराबर दबाव पड़ रहा है ना। जैसे मान लीजिए एक हम ब्लॉक बना लेते हैं, ये हमने ब्लॉक बना लिया। अब इसके सारे पॉइंट पर अगर एक समान प्रेशर पड़ रहा है, एक बराबर इक्वल, एक्स एक्स एक्स,
मेगा पास्कल। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्ट्रेस है और पूरा पॉइंट पर पूरा ब्लॉक ही एक ही प्रकार का कायांतरित चट्टान होगा, लेकिन ऐसा कभी आवश्यक नहीं होता कि ऐसा ही हो। ठीक है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस जिसे कहा जाता है ना, सब तरफ से बराबर। वहीं पर जब टेंशनल स्ट्रेस, टेंशनल तन्यता जिसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए यही ब्लॉक है, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, ये टेंशनल स्ट्रेस है। ठीक है, और शियरिंग स्ट्रेस क्या कहलाता है? एक इधर को खींच रहा है तो दूसरा इधर को खींच रहा है, इसे कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस होती है केवल दो तरफ से उसको दबाया जा रहा है, केवल दो तरफ से, ओनली टू साइड्स, ऊपर नीचे से नहीं। ये होता है संपीड़नीय तनाव। ठीक है, ये हमने अलग से बता दिया कितने तरह का होता है। डिफरेंशियल स्ट्रेस की बात यह है कि इधर इस पॉइंट पर अलग दबाव पड़ रहा है, इस पॉइंट पर अलग तापमान दबाव पड़ रहा है, और इस पॉइंट पर अलग तापमान दबाव पड़ रहा है। मान लो कोई जगह है, ये कोई रॉक है, यहां पर इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट पर अलग, और इस पॉइंट पर अलग। जैसे जैसे वो पॉइंट से, जहां पर प्रेशर पॉइंट है, दूर जा रहा है, दबाव भी कम होता जा रहा है। जैसे कोई प्लेट आपस में टकराती है तो ऐसा देखने को मिलता है। जैसे जैसे प्लेट में डिस्टेंस बढ़ती है कोलिजन पॉइंट से, वैसे वैसे तनाव भी कम होता जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसे कहेंगे। तो यहाँ पर हर जो कायांतरण होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा। यहाँ पर अलग तरह की चट्टान पाई जाएगी, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, लेकिन तीनों में काफी हद तक कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी। लेकिन तब भी क्वालिटी इसकी ज्यादा बेहतर होगी, इसकी थोड़ी कम बेहतर, इसकी थोड़ी कम बेहतर। तो यानी ये डिफरेंशियल स्ट्रेस है, और इससे भी मेटामॉर्फिज्म होता है। इस तरह से प्रश्न बन जाए कि यहाँ पर एक ही फैक्टर लगा हुआ लागू है, लेकिन यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की कायांतरित शैलें पाई जाती हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो डिफरेंशियल स्ट्रेस इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इससे इससे आइडेंटिफाई होता है ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मतलब कायांतरण की क्वालिटी क्या है वो डिपेंड करती है इस पर, डिफरेंशियल स्ट्रेस पर। ठीक है, अगली बात आती है कि कितने तरह के होते हैं। अच्छा, दो तरह के होते हैं ये, इसके आधार पर दो तरह के हो जाएंगे, फोलिएटेड, ठीक है, और नॉन फोलिएटेड। ठीक है, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड दो प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कि फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड क्या होता है। ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। फोलिएटेड का मतलब होता है, फोलिएशन क्या होता है पहले बताओ, फोलिएशन क्या होता है? डिफरेंशियल स्ट्रेस। फोलिएटेड मतलब कि परत पाई जाती है, भिन्न 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 लेयर पाई जाती हैं मेटामॉर्फिज्म की, जिनमें भिन्न भिन्न ग्रेड की पाई जाएंगी। तो ये वाला जो अभी हमने एग्जाम्पल बताया आपको, है ना, ये जो हमने एग्जाम्पल बताया, ये है फोलिएशन। ठीक है, ये फोलिएशन, ये फोलिएटेड रॉक होती हैं। डिफरेंशियल स्ट्रेसिंग पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग तापमान और दबाव पड़ने के कारण ये बनती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हम बता दें, जैसे कि स्लेट, फाइलाइट, ठीक है, सीट, यही स्लेट सीट बन जाती है। ठीक है, और यही आगे जाके इस सिस्टोस वाइट बन जाती है। यानी कि कोई ये हो जाएगी, क्या कहते हैं,
सीट इधर वाला है ना, ये फाइलाइट हो जाएगी, ये स्लेट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये ज्यादा हाई क्वालिटी का यहाँ पर हो गया, मतलब कि स्लेट ही फाइलाइट, फाइलाइट ही जाकर के सीट में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर एक ही बड़ा सा ब्लॉक में 3 तरह का देखने को मिल गया, यानी कि क्या हो गया, फोलिएटेड मेटामॉर्फिज्म है ये। ऐसे ही एग्जांपल है नीस, ठीक, नीस, ग्रेनुलाइट, और मिगमेटाइट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देते हैं नॉन फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें डिफरेंशियल प्रेशर नहीं पड़ता है, इसमें चारों तरफ से ब्लॉक पर एक बराबर प्रेशर पड़ता है। जैसे कि कोई चट्टान है, एक बराबर गहराई पर दफन है, दबी हुई है, ये कोई माउंटेन है समझ लो, ठीक है, क्रस्ट के नीचे, और ये जो है चट्टान है जो इसके नीचे दबी हुई है। तो इसके ऊपर कोई डिफरेंशियल प्रेशर नहीं पड़ रहा है, एक बराबर इसके ऊपर दबाव चारों तरफ से पड़ रहा है, तो ये नॉन फोलिएटेड होगी। पॉइंट ए अगर हम इसको मान लें, गैर सलाकीकृत हिंदी में कहते हैं, ठीक है, सलाकीकृत और गैर सलाकीकृत। तो अब इसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों में ही एक ही प्रकार की जो है मेटामॉर्फिक प्रक्रिया होगी, और एक ही प्रकार का क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक चट्टानें यहाँ पर पाई जाएंगी। ठीक है, इनके हम एग्जाम्पल लिख लें, एम्फीबोलाइट, हॉर्नफेल्स, और क्वार्टजाइट, मार्बल। ठीक है, लाइमस्टोन या डोलोमाइट से बन जाता है मार्बल, संगमरमर के पत्थर, ठीक है, में तब्दील हो जाता है। ये इतने एग्जाम्पल हैं नॉन फोलिएटेड। इनको अंग्रेजी नहीं है, नाम है, इसको ऐसे लिखेंगे, एम्फीबो लाइट। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लिया, अब हम देखते हैं उद्भव प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, ये तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म था, अब हम देखेंगे उद्भव प्रक्रिया के आधार पर कायांतरित शैलें कितनी प्रकार की होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे
कैटेगराइजेशन हमने पहले ही बता दिया था। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, यानी स्पर्शी कायांतरण, इसे थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं, ऊष्मीय कायांतरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दबाव फैक्टर काम नहीं करता है। इसमें कोई जरूरी नहीं होता है कि मेटामॉर्फिज्म के लिए ताप एवं दाब दोनों ही काम करें, है ना। कोई एक भी हो सकता है जो काम कर रहा हो, लेकिन उसके गलनांक की सीमा के नीचे काम करना चाहिए और 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तो कैसे होगा ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के एडजेसेंट में चट्टानें होती हैं वो मेटामॉर्फिक हो जाती हैं। यहाँ पर हमने बताया था ये मैग्मा गृह है, यहाँ से उठते हैं, बैथोलिथ बनता है काफी अधिक गहराई में। अगर बैथोलिथ नहीं बना तो नीचे से ऊपर उठ गया, गोल गुंबदाकार हो गया, स्टाक बन जाएगा, है ना। या फिर ये उठ गया, यहाँ पर बैथोलिथ नहीं बना, ऊपर उठ गया तो लैकोलिथ मशरूम शेप में बन जाएगा। ये सब हमने बताया था। ऐसे ये तो थी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, अंतर्वेधी अग्नेय शैलें। लेकिन उन चट्टानों का क्या होगा जो इनके एडजेसेंट है, इसे क्या कहते हैं, यह बैथोलिथ है, हा? ये क्या है, लैकोलिथ, लिखते हैं लोकोलिथ, ये स्टॉक कहलाता है। ऐसे ही लैपोलिथ, फैकोलिथ, ये सब पिछली क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इन चट्टानों के अगल बगल क्या होगा, ये तो सटे हुए हैं, इनके इनसे जुड़े हुए हैं। और सर लेफ्ट हो गए हैं, अभी आ जाएंगे वापस है। कनेक्शन
हाँ, तो ये जो है नेटवर्क चला गया था। ये क्या हो गया, स्पर्शी कायांतरण का उदाहरण हो गया। ये जो बैगनी कलर से हमने बनाया हुआ है उसके साथ संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, वो मेटामॉर्फिक रॉक है और ये स्पर्शी कायांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें किसी कोई डाउट? स्पर्शी कायांतरण क्या होता है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल हॉर्नफेल्स। अगला अगला है बरियल मेटामॉर्फिज्म। अच्छा, यहाँ पर जो होगा फोलिएटेड होगा कि नॉन फोलिएटेड होगा, ये बताओ। वहां पर जो कायांतरण होगा, अगर हम उसकी ग्रेडिंग की बात करें तो ये कैसा होगा? फोलिएटेड होगा कि नॉन फोलिएटेड होगा? फोलिएटेड सर, कैसे फोलिएटेड कैसे होगा? प्रूव सर, करिए। क्योंकि जो लैकोलिस या बैकोलिस बनेगी तो उसके आस जो इलाका पहाड़ पत्थर सटे हुए होंगे वहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हम्म लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटते चली जाएगी। हम्म तो टेम्परेचर घटेगी सही तो बात। सर प्रेशर भी घट जाएगी। हम्म प्रेशर यहाँ पर काम नहीं, प्रेशर का मतलब नहीं है यहाँ तो केवल यहाँ पर, तापमान केवल का मतलब तापमान है। का मतलब। इसीलिए तो एक स्पर्शी टच ओके। टच में होने के कारण यहाँ पर कायांतरण हो रहा है। हाँ और कोई कुछ बताएगा? दिमाग सही लगाया है आपने। क्या इनके तर्क से सहमत है? क्यों गजेन जी, क्या आप तर्क से सहमत हैं? नहीं। शिवेन जी, क्या कहना है आपका? फोलिएटेड मेरे होगी हिसाब कि से नॉन भी सर, फोलिएटेड? मेरे हिसाब से तो सर ये जो है क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड होनी चाहिए, क्योंकि सर इसमें केवल तापमान का ही आधार है और दाब तो है ही नहीं। और तापमान तो सर घटेगा ही, जब दूर तक दूर जाएगा चट्टान से बढ़ते हुआ तो तापमान घटेगा सर, हम्म पॉल्यूटेड होगी सर। लेकिन लेकिन ये नॉन फोलिएटेड होती है, ठीक है, नॉन फोलिएटेड होती है। अब सोचो कैसे नॉन फोलिएटेड? क्योंकि ये बहुत बारीक एरिया में ही होता है, बहुत दूर तक नहीं। तापमान बहुत ज्यादा इसको प्राप्त नहीं हो पाता है, और जहां तक हो पाता है वहीं तक होता है, उसके बाद होता ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाने के कारण फिर बाकी जगहों पर होता ही नहीं है। तो एडजेसेंट में एक बहुत ही पतले से दायरे में, बहुत बारीक एरिया में ही ये हो पाता है। मतलब जहां हो पाता है वहीं हो पाता, जहां नहीं हो पाता वहां नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है, तो नॉन फोलिएटेड होता है। अगला है बरियल मेटामॉर्फिज्म, दफनीय कायांतरण। दफनीय, सॉरी ए है ये, बरीड मतलब दबा हुआ। ये वो चट्टानें होती हैं जो काफी नीचे धरती में गहराई में दबी होती हैं, है ना, काफी गहराई में नीचे धसी होती हैं, जिनके बारे में अभी मैंने बताया भी है।
और यहाँ पर डिफरेंशियल प्रेशर नहीं होता है, गायब होता है। तो बड़ी स्लो प्रोसेस में, क्योंकि नीचे तापमान, जब नीचे जाते हैं तो तापमान क्या है, तापमान भी बढ़ता जाता है और दबाव भी बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। मान लो कि ये जगह है, काफी नीचे गहराई पर है, लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इसको मिल रहा है ना, मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, इतनी गहराई पर है ना, कि इसको तापमान भी 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही प्राप्त हो रहा है। और दबाव भी इसको, वायुमंडलीय दबाव भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। दोनों ही फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, काफी दीर्घ समय, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेजन, अभी एक चीज सोचने वाली बात है कि ये वाला जो कहोगे कि सर ये भी तो दबा हुआ है, ये भी दबा हुआ है ना, गहराई में तो ये भी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस पर सी वाले पर भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मेन फैक्टर हो वो इतना ज्यादा प्रभावी है कि जो छोटा वाला फैक्टर है लो एटमॉस्फेयर, निग्लिजिबल नहीं बोल रहे हैं कि वहां पर टेम्परेचर यहाँ पर प्रेशर की तुलना में बहुत अधिक है ना, काम कर रहा है। तो इस कारण से प्रेशर को वहां इग्नोर कर दिया। लेकिन इस वाले में टेम्परेचर और प्रेशर बराबर काम कर रहा है, इसलिए दोनों को हमने संज्ञान में लिया। ठीक है, और दोनों के कारण यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म देखा जा रहा है लंबे दीर्घ समय अंतराल में, जो अमूमन आपको छोटे छोटे किताबों में, जैसे माजिद हुसैन हो गए, है ना, डी आर खुल्लर हो गए, है ना, महेश कुमार बनवाल हो गए, तो सब जो प्री स्तर की किताबें लिखते हैं, तो इनकी किताबों में आपको यही वर्डिंग देखने को मिलेगी, है ना। क्या लिखा होगा उसमें, यही कि मतलब कि दीर्घ समय अंतराल में ताप एवं दाब की अवस्था में रहने के कारण जो टेक्सचर चेंज हो जाता है, ढांचा चेंज, तो वो केवल इसी के बारे में बात करते हैं, बरियल मेटामॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है कि ये फोलिएटेड होगी कि नॉन फोलिएटेड होगी। हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। नीलिमा, सलाकीकृत होगी कि गैर सलाकीकृत होगी? सर ये नॉन फोलिएटेबल होगी। अच्छा, क्यों क्यों होगा ऐसा, ऐसा क्यों होगा? मान लो तुम्हारी बात हम कह रहे हैं हाँ सही है, तो ऐसा क्यों होगा? नहीं सर ये फोलिएटेबल होगी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और दाब दोनों भी यूज हो रहे हैं इसलिए। अभी अभी तुमने अपनी बात बदल दी। अब मैं फिर से मान लो कह दे रहा हूँ हाँ तुम्हारी बात सही है, तो फोलिएटेड का मतलब क्या हुआ था, दोनों बराबर है क्या है, तुम समझ नहीं पाई क्या बात? अभी अभी मैंने इसका एग्जाम्पल पीछे बताया भी था, कंफ्यूज कैसे हो जाती है उतना जल्दी? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखो कोई समझाएगा, मैं बताता हूँ कौन समझाएगा। गौरव, आपको क्या लगता है भाई, कैसी होगी ये? तुम बोल ही नहीं रहा कोई। अरुण, क्या लग रहा है भाई, जी सर। क्या लग रहा है, फोलिएटेड कि नॉन फोलिएटेड? फोलिएटेड होगी सर। अच्छा ठीक है, दो लोग दो फोलिएटेड पे हो गए हैं, है ना, कोई बात नहीं है। देखते हैं कुछ लोग नॉन फोलिएटेड वाले भी हों तो फिर देखें कौन जीतता है।
सोनू भैया बताइए क्या होगी, फोलिएटेड या नॉन फोलिएटेड? हम्म, क्यों भूल क्यों नहीं रहा यार? चलो हम ही बता देते हैं, या मैम फिर शिवेंद्र बताओगे? मैं बताऊं सर? हाँ बता दो। सर एक्चुअली ये नॉन पॉल्यूटेड रहेगी, क्योंकि सर ये काफी नीचे रहेगी, तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर एकदम से ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा सर, तो इस वजह से वो हम्म, नॉन पॉल्यूटेड रहेगी। बिल्कुल सही बात है। अभी इसके पहले भी मैंने बताया था कि सब जगह पर समान दबाव पड़ रहा है भाई ऊपर से, और गहराई एक बराबर होने के कारण सब जगह तापमान भी एक बराबर ही पड़ रहा है, तो फोलिएशन कहाँ से हो जाएगा आखिर, है कि नहीं? हाँ शिवेंद्र जी बताइए। यही बता रहा था सर कि दबाव हम्म बराबर एक गहराई पे है तो पूल पे प्रेशर बराबर पड़ेगा, और जब एक गहराई में है नहीं, हम्म तापमान और दबाव दोनों बराबर रहेंगे तो चट्टान एक ही प्रकार की रहेगी सर। हाँ, एग्जाम्पल देख लें, जियोलाइट इसका उदाहरण है, जियोलाइट। अगला अगला है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक या फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक भी इसे कहते हैं, है ना, और गत्यात्मक भी इसे कहते हैं। घर्षणात्मक या गत्यात्मक, कायांतरण भी कहा जाता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। इसमें मुख्य कारण है मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। ठीक है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, जब दो चट्टानें आपस में रगड़ खाती हैं, ऐसा तब भी देखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेट है इधर को आ रही है और दूसरी प्लेट है इधर को जा रही है। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस देखने को मिलती है, तो इन पॉइंट्स पर पाई जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स। रगड़ खा करके एक दूसरे पर शेयरिंग स्ट्रेस दबाव डालते हुए अगल बगल से रगड़ खाते हुए चट्टानें सरक रही, गुजर रही। यानी कि किस तरह का प्लेटों का टकराव है, ये कहां पर पाई जाएंगी, ट्रांसफार्म प्लेट बाउंड्रीज पर, है? उत्क्रमणीय प्लेट सीमांतों पर। हम्म सर हम्म उत्क्रमणीय प्लेट सीमांतों पर डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म देखा जाता है। ठीक है, अगल बगल से रगड़ खाते हुए गुजर रही हैं चट्टानें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइलोनाइट चट्टान, माइलोनाइट। क्लियर? अगला रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अच्छा, ये वाला कैसा होगा, फोलिएटेड होगा कि नॉन फोलिएटेड होगा? डायनेमिक वाला फाल्ट जोन के इर्द गिर्द देखा जाता है, भ्रंश घाटियों में कायांतरित शैलें पाई जाती हैं, इनका कारण क्या हो सकता है ना, ऐसे करके भी मान लो क्वेश्चन बन जाए। फाल्ट जोन के इर्द गिर्द देखी जाती हैं, तो ये फॉलिएटेड होंगी कि नॉन फॉलिएटेड होंगी? बहुत ही सकरे जोन में, बहुत ही बारीक क्षेत्र में ये ऐसा होता है।
पतला सा एरिया होता है जहां पर ये पाए जाते हैं। नैरो जोन आइदर साइड ऑफ द फॉल्ट जोन, जहां स्लाइडिंग हो रही बस वहीं। नॉन फॉलिएटेड, ठीक है, नॉन फॉलिएटेड क्योंकि बहुत ही पतले एरिया में केवल जहां पर टकरा रही चट्टानें रगड़ खा रही बस उतनी ही दूरी में होता है। जबकि सबसे बड़ी दूर दराज का एरिया कवर करती है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, क्षेत्रीय कायांतरण इसे कहा जाता है। बहुत बड़े एरिया में हाई डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर द ह्यूज डिफरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, बड़े पैमाने पर डिफरेंशियल स्ट्रेस भी देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, फोलिएशन। इसको हम थोड़ा बना के दिखा दें कैसे। जैसे मान लीजिए, इसको हटा देता हूँ, क्षेत्रीय कायांतरण, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। मान लो एक ऐसे हम बना लेते हैं एक डिब्बा बड़ा सा, इसमें अलग अलग पार्ट पर अलग अलग फैक्टर अलग अलग तीव्रता से काम कर रहे हैं। एक पार्टी हो गया, यहाँ पर चट्टानों की प्रकृति भी दो भिन्न भिन्न प्रकार की, जो अंदर पाई जाने वाली प्रोटोलिथ रॉक है वो भी अलग अलग प्रकार की है। ये एक ये हो गया पार्ट, ठीक है। ये है क्लोराइड वाला रीजन है, जहां पर क्लोराइड की चट्टानें पाई जा रही हैं। मान लो क्लोराइड रॉक जोन है ये। वहीं पर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर पाई जा रही हैं बायोटाइट की चट्टानें। अलग अलग हैं तो अलग अलग तरीके से होगा भी, अलग अलग चीज बनेगी, यानी बहुत बृहद क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ये है बायोटाइट जोन। फिर तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर गार्नेट जोन। मान लो कि ये वाला जो रीजन है वो है गार्नेट। अगला मान लो बेसाल्टिक जोन है, यहाँ आग्नेय शैलों का मामला हो गया, बनी हुई है। आग्नेय शैलें भी बाद में बदल जाती हैं दूसरे में, अगर तापमान और दबाव इतना ना हो कि पिघल जाए। मान लो ये कोई उठा हुआ था स्टॉक डाइक वगैरह निकल आया था चट्टान के बीच में, वो भी था, ये वो भी तापमान और दबाव के पे अभी पड़ रहा है उसके ऊपर।
और यहाँ पर है अलग एक जोन, यहाँ पर एक दूसरी तरफ चट्टान पाई जाती है, कायनाइट। तो जब इनके ऊपर लंबे समय तक ताप एवं दाब की अवस्था पड़ रही है ना, अगर इक्वल भी है तब भी, है ना, ये बड़े क्षेत्र में इधर से कंप्रेशनल स्ट्रेस पड़ रहा है, मान लो ऐसे कंप्रेशनल स्ट्रेस इनके ऊपर पड़ रहा है, तो एक तो देखा जाएगा तो ये पॉइंट से लेकर के अंदर की ओर कंप्रेशनल स्ट्रेस कम होता जाएगा, है ना। दूसरा चीज कि गहराई भले मान लो एक ही हो इन सब की, लेकिन मटेरियल जो पदार्थ इनके अंदर पाए जा रहे हैं उनकी प्रकृति अलग है, तो अलग अलग तरह के ही यहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जब कंप्लीट इफेक्ट जब देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ABCDE तक भिन्न भिन्न प्रकार की कायांतित शैलें परपेंडिकुलरली ऐसे एसोसिएट देखने को मिलेंगी, यानी कि ये कंप्लीटली फोलिएटेड है, हाईली फोलिएटेड रॉक्स है, अत्यधिक शलाकीकृत चट्टान यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक पूरी की पूरी प्लेट पर भी काम कर सकता है मामला, बहुत ही बड़े क्षेत्र में होने वाला कायांतरण। ठीक है। अच्छा, जो लाइन डिवाइड कर रही है यहाँ पर एक फोलिएटेड रॉक जोन को दूसरे फोलिएटेड रॉक जोन से, इन्हें कहते हैं आइसोग्रेड्स। आइसोग्रेड्स लाइन, ठीक है। समकायांतरित रेखा है, समकायांतरण रेखा है, एक प्रकार के कायांतरित शैलें को पृथक करने वाली, ठीक है, जो सीमा रेखा है उस जोन को पृथक कर रही, जहां पर एक समान कायांतरित शैली पाई जा रही है, दूसरी तरफ दूसरी प्रकार की कायांतरित शैली पाई जा रही है, उनको अलग करने वाली, ठीक है, आइसोग्रेड्स लाइन है। ये भी है और ये भी है आइसोग्रेड लाइन, ये भी है आइसोग्रेड लाइन, है ना, सब आइसोग्रेड लाइन है। तो आइसोग्रेड लाइन क्या होती है नीलिमा, जरा बताओ, आइसोग्रेड लाइन क्या होती है? एक शेल को दूसरे शेल से अलग करने वाली लाइन। एक सेल को, सर नहीं, वो ये बात वर्ड सही है छूट पूरी गया तरह मेरा, से। मैं बराबर सुन नहीं पाई। ध्यान ध्यान केंद्रित करो। श्वेता, क्या होता है आइसोग्रेड लाइन? समकायांतरण रेखा, ये क्या होती है? ये फोलिएटेड में पाई जाती है कि नॉन फोलिएटेड में पाई जाती है कि दोनों में पाई जा सकती है? रजनीश जी बताइए। सर, जब रीजनल मेटामॉर्फिज्म होती है तो एक प्रकार की चट्टानों को दूसरी प्रकार की चट्टानों से जो लाइन अलग करती है वो आइसोग्रेड लाइन होती है, और ये फोलिएटेड नॉर्मल होगी चट्टान हमेशा। को ये जो रॉक होगी वो फोलिएटेड होगी। फोलिएटेड। सर बताओ। हाँ ठीक, नहीं नहीं सर, नॉर्मल हेलो नहीं, जब रीजनल मेटामॉर्फिज्म एक हो मिनट, जाती जब है। वो बता दिए तो हाँ हेलो सही है। हाँ बोलो बोलो, हेलो हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है, बोलो। चलो हो गया।
नहीं, आवाज आ रही तुम्हारी, तुम बोलो तो सुनाई तो देगा, कम से कम बोलो तो। ठीक है, अगर मान लो प्रेशर इधर से पड़ रहा है, दूसरी साइड से नहीं पड़ रहा है, इधर से नहीं पड़ रहा है, तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, क्लोराइड टू काइनाइट इंक्रीज होगा या फिर क्लोराइड टू काइनाइट डिक्रीज होगा? मान लो डिक्रीज इधर होगा से सर। प्रेशर नहीं पड़ रहा है, इधर से प्रेशर पड़ रहा है, तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इंक्रीजेस टूवर्ड क्लोराइड टू काइनाइट या डिक्रीजेस टूवर्ड क्लोराइड टू काइनाइट? सर इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस टूवर्ड द क्लोराइड टू काइनाइट। यस सर। डिक्रीज होगा सर, Decrease होगा। डिक्रीज सर। हाँ राइट, सीएनजी का आंसर सही है, डिक्रीज होगा भाई, डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। हाँ, ग्रेड जो होगी डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि इधर ज्यादा तगड़ा पड़ रहा है तो तेजी से हो जाएगा, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होगा। वैसे उत्तरोत्तर जब उधर को जाएंगे तो घटता जाएगा। चलो ठीक है, अगला। ठीक है, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, जलोष्मीय कायांतरण। जलोष्मीय, इसमें क्या होता है, महासागरों की तली में इस तरह का देखने को मिलता है। ये ओशन है, यहाँ पर वाटर लोड पड़ रहा है, और यहाँ से गरम गरम मैग्मा ऊपर उठ रहा है। ये रीजेस बनाएगा, ये कटक वगैरह बनाएगा, यानी हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जियोथर्मल हीट इसको नीचे से मिल रही है, इन जगहों को जियोथर्मल हीट मिल रही है, ठीक है, या फिर नहीं भी पूरा निकल पाया है, यहां तक अभी पहुंचा हुआ है, बहुत लंबा समय लग जाता है ऊपर तक आने में। तो इस इतने पॉइंट को जियोथर्मल हीट मिल रही है, तो यहां पर हो जाएगा। ऊपर से पानी का दबाव है, नीचे से गर्मी है, या अगल बगल से ही इसको हीट मिल रही है, तो पानी के साथ में और ऊष्मा के साथ में एक अलग प्रकार की, भिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया देखी जाती है तत्वों में, जो स्थल खंड से पूर्णतया विपरीत होती है, क्योंकि बहुत सारे रसायन अब बड़ी तेजी से ऊष्मा की दशा में, पानी एक मीडियम का काम करता है, मिनरल ऑलरेडी यहाँ पर तली में होते हैं जो गिर रहे होते हैं, सेडिमेंटेशन के कारण यहाँ पर काफी सारे मिनरल होते हैं, है ना, और उधर से गर्मी भी मिल जा रही है, इसे जियोथर्मल हीट
ठीक है। तो इन दोनों, या फिर हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म, तो यहाँ पर पानी एक मीडियम का काम करता है, जिससे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से नए प्रकार की चट्टानें भी बनती हैं, है ना, और लंबे समय में वो कायांतरित चट्टानों में तब्दील हो जाती हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहा है पानी, दबाव डाला हुआ है, प्लस रासायनिक प्रक्रिया को, एक तत्व को दूसरे में मिश्रित करने में हेल्प करता है। ठीक है। और वहीं पर अभिक्रिया को करने हेतु ऊष्मा इसको जियोथर्मल हीट मिल रही है, या फिर हॉट स्पॉट वोल्केनो से मिल रहा है। तो यहाँ पर तली में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कायांतरित शैलें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं, जहां पर होगा ऐसा, हर जगह जरूरी नहीं कि हो ही, है ना, जहां पर पर्याप्त मात्रा में इसको जियोथर्मल हीट मिल रही है वहां पर ऐसा देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, हाइड्रस मिनरल मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन स्टोन, ठीक है, क्लोराइड से बन जाता है, क्लोराइड यहाँ पर उपस्थित है, हरे रंग का तब्दील हो जाता है ग्रीन स्टोन। लेकिन क्लोराइड बहुत कमजोर होता है, ग्रीन स्टोन बहुत मजबूत होता है, बहुत महंगा पत्थर होता है ग्रीन स्टोन, है ना। जैसे एमराल्ड, है ना, ये सब बहुत कीमती होते हैं, लोग इनका सजावट वगैरह में क्रिस्टल क्लियर होते हैं, आर पार देख सकते हैं हल्का हल्का, और मजबूत भी बहुत होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं। पानी है तो पारदर्शिता का गुण तो आ ही जाएगा फिर चट्टान में, और ये पारदर्शिता का गुण और अन्य चट्टानों में और अन्य प्रकार के मेटामॉर्फिज्म में नहीं देखने को मिलता है। केवल हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म से जो चट्टानें बनती हैं, पारदर्शिता का गुण जो है, कांच टाइप का मतलब, वो इन्हीं में देखने को मिलता है। लेकिन ये कांच नहीं होते हैं, ये बहुत ही कठोर होते हैं, इनको आसानी से तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे डायमंड बन जाता है बरियल मेटामॉर्फिज्म में। हीरा, हीरा क्या है, कोयले का ही कायांतरित रूप है, 100% प्योर कार्बन, है ना, लंबे समय में ताप एवं दाब की अवस्था में रहने के कारण दबी हुई थी क्रस्ट में, तो बन गया वो डायमंड, और सबसे कठोर धातु। डायमंड को केवल डायमंड काटा जा सकता है, इसीलिए जो डायमंड का प्रयोग अगर इंडस्ट्रियल वर्क में कहीं किया जाता है क्या, कि केवल बस वो ऐसे ही खूबसूरती के किया लिए जाता है सर, किया जाता है सर। हाँ, सर कांच काटने के लिए किया जाता है और चूड़ी बनाने कारखाने में किया जाता है। और इसके अतिरिक्त माइनिंग इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है, प्लेट उसको क्या कहते हैं उसे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चादरें होती हैं ना, उनमें ड्रिलिंग करके होल बनाना होता है, उनकी कटाई करनी होती है, तो वहां पर जी सर। जो है कास्ट आयरन को काटना है तो फिर घिस जाएगी ब्लेडें, माइनिंग की जो किनारे की पत्तियां होती हैं, तो अगर उनमें डायमंड लगा देंगे तो आसानी से काट देंगी, और बार बार घिस जाने से जो खराबी पैदा हो रही है साइज कम हो जाने से रिप्लेसमेंट वाली, वो बच जाएगी। इसलिए डायमंड का प्रयोग वहां पर अनिवार्य रूप में किया जाता है। अच्छा, अगला है चूड़ी बनते तो सर मैंने देखा, इसलिए पता था। चूड़ी में कैसे क्या करते हैं भाई, चूड़ी में क्या डायमंड का प्रयोग करते हैं, मतलब चूड़ी में डायमंड लगा के वो तो ऑर्नामेंटल हो तो गया। नहीं सर, डायमंड लगाते नहीं है, जो चूड़ी बनती है सर फिरोजाबाद में बनती है, उत्तर प्रदेश में। उसमें क्या है सर कि एक पाइप होता है, पाइप के ऊपर गला हुआ कांच होता है सर, वो एकदम लिक्विड था, वो पाइप के ऊपर चढ़ा देते हैं सर। उसको सर बारिश करने के लिए वो जो डायमंड की फसल होती है उस टाइप की, मतलब प्योर डायमंड नहीं होता, डायमंड की उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं फसल के ऊपर, उससे काटते हैं सर। अगर वो किसी से काटेंगे तो कांच टूट जाएगा सर, उससे काटते हैं तो जिस साइज में काटना है, जिस शेप में काटना है, वो
इजी कट जाता है सर। ठीक। सही है। अगला है बैनी ऑफ मेटामॉर्फिज्म। या जिसे सबडक्शन मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। सबडक्शन जोन को बैनी ऑफ जोन कहते हैं। ये वाला तो आपने देखा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले आपने देखा था ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री वाला देखा था। अब भाई कन्वर्जेंट वाला भी देख लो, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, है ना। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक प्लेट भारी है ओसनिक वाली, वो धंस गई, इसके नीचे धंसती जाती है। इधर फोल्डिंग होती है ना। अब यहाँ पर यह है बैनी ऑफ जोन। भूकंप वगैरह तो आते ही ठीक है, लेकिन गहराई अलग अलग है ना। ये वाला पार्ट तो पूरा बाद में ज्यादा गहराई में पिघल जाता है। ज्यादा गहराई बढ़ने के कारण ये पिघल गया, पिघल करके न्यू मैग्मा चैम्बर का निर्माण किया काफी गहराई हो जाने के कारण। लेकिन ये बाकी के पार्ट में फोलिएशन होगा। डिफरेंशियल स्ट्रेस, डिफरेंशियल टेम्परेचर, अलग अलग गहराई और अलग अलग लेवल का एटमॉस्फेरिक दबाव। गहराई भी अलग अलग है और इस कारण से तापमान भी अलग अलग है और प्रेशर भी अलग अलग, स्ट्रेस भी, इसको डिफरेंशियल स्ट्रेस भी अलग अलग मिल रही है। इस कारण से परपेंडिकुलरली फोलिएटेड रॉक्स यहाँ पर बनेगी, मेटामॉर्फिज्म होगा। तो इसे कहते हैं बैनी ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, बैनी ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन्हें कहा जाता है, जहाँ पर दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं। ठीक है, कंप्रेशनल स्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये क्या है? कंप्रेशनल स्ट्रेस, कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, इधर से ये इधर से कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेशनल स्ट्रेस के परिणाम से ये बन रहा है। जैसे ग्लूकोफेन, ब्लू सीट या नॉर्मल सीट भी है ना। ब्लू सीट SHIST होता है। और क्या होता था? ग्लूकोफेन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। लास्ट शॉक मेटामॉर्फिज्म, ये सेकंड भर में मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, जब कोई परग्रही पिंड, कोई धूमकेतु वगैरह आकर के धरती पर किसी पॉइंट पर टकराता है तो उसको दबा, सेकंड भर में बहुत अधिक दबाव प्रदान कर देता है और फ्रिक्शनल टेम्परेचर भी प्रदान कर देता है, और इस कारण से और उसको धंसाता हुआ काफी गहराई में लेके चला भी जाता है। तो वो जो चट्टानें होती हैं, अचानक से इतना तीव्र इनको झटका लगता है, बहुत ही कम समय में बहुत अधिक फ्रिक्शनल हीट और प्रेशर प्राप्त हो जाता है कि वो तुरंत विद इन सेकंड ही कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। सबसे तेज चट्टानीकरण होने की प्रक्रिया यही है। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चट्टान बनती, जैसे लोग कहते हैं ना भ्रमित कि सबसे देर में कोई चट्टान बनती है तो कायांतरित शैल बनती है, वह भ्रम तोड़ देगा ये बात। नहीं, सबसे लंबे समय में भी कायांतरित शैलों का निर्माण होता है और
सबसे कम समय में भी प्रकृति में अगर कोई चीज परिवर्तित हो सकती है तो ये ही कायांतरित शैलें ही हैं। 1 सेकंड के 10वें हिस्से में कायांतरण हो जाता है। इससे तेज प्रक्रिया और कोई नहीं है। तो कौन कहता है कि मेटामॉर्फिज्म सबसे देर में होता है? ये सबसे तेज होता है। इसकी एक प्रवृत्ति जिसे कहते हैं प्रघातीय कायांतरण, शॉक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, मेट्राइड एस्ट्राइड कोलाइड करते हैं अर्थ से तब। ठीक है, जैसे रिंग वुड टाइट नीचे पड़ा हुआ है ना, धरती के नीचे, और ग्रीन एंड येलो रॉक है एक, ठीक है, और कोसाइट है, स्टीसोवाइट है, ये सबसे कठोर होती हैं और रेयर हैं। ठीक है, कोसाइट, स्टीसो वाइट, ठीक है, कोसाइट पीले हरे रंग की होती है, बहुत खूबसूरत राख होती है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कठोर होती है ये चट्टान। इसी के साथ में आपका ये रॉक वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है ना, और हम लोग ये फिर खत्म कर चुके। अब हम जियोमॉर्फोलॉजी के लास्ट यूनिट पर काम करेंगे कल से। इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। रॉक वाला चैप्टर पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया। ठीक है, किसी कुछ पूछना है? नहीं? सर एक डाउट है सर। हम्म। सर मान लो कोई जैसे भूगोलविद है जैसे, तो वो सर जब चट्टानों की खुदाई वगैरह करते हैं कुछ करते हैं तो उन्हें कैसा पता लगता है कि सर ये मतलब आग्नेय शैल है या रूपांतरित शैल है? तो क्या वो कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या? हाँ, क्योंकि जो बुनियादी चट्टानें हैं उनकी लिस्ट है, वो बुनियादी चट्टानें पता है, लेकिन बुनियादी चट्टानें जब बदलती हैं तो किन प्रकार में बदलती हैं ये भी पता है। तो इस आधार पर जान जाते हैं कि हाँ ये चट्टान इस चीज पर तापमान दबाव के बाद बनती है या फिर ये मौलिक है, ये पहले से पता रहता है। उसके आधार कभी कभी कुछ नई चट्टानें मिल जाती हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं कि क्या पहले मतलब जो बेसिक चट्टानों की लिस्ट है उसमें ऐसी कोई चट्टान पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। फिर देखेंगे कि धरती पर रेयर है कि बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। रेयर है तो इसका मतलब पहले से कोई चट्टान रही होगी जो परिवर्तित हुई होगी। तो ये सब बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। जियोलॉजी इसमें आता है, अर्थ साइंस है ना, अर्थ साइंस, उसमें बड़ा डीप इसकी एनालिसिस वगैरह की जाती है। ये आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, इतना है बहुत। एक एक मिलीमीटर की जांच करते हैं वो लोग, बहुत टफ होता है। चलिए ठीक है, तभी थोड़ी देर में ऑप्शनल भी शुरू करते हैं। धन्यवाद।